हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम यहाँ पे बात करेंगे द्विध्रुव गुण की। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको द्विध्रुव गुण ही बताया था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल थे जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। समपक्ष और विपक्ष ये है ज्यामितीय समाधि, जिनके अंदर द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन, वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी ए है, इधर भी ए है, और यहाँ भी और यहाँ भी है। अगर दोनों समान समूह एक ही दिशा में होते हैं तो उसे बोलते हैं समपक्ष। उसे क्या बोलते हैं अपन? समपक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस। ठीक है। और अगर ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे, 180 के एंगल पे होंगे, ठीक है, तो ये अगर विपरीत दिशा में है समान समूह, तो हम इसे बोलते हैं बेटा विपक्ष। ठीक है, या इंग्लिश में इसका नाम है ट्रांस। ठीक है, ट्रांस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये डायरेक्शनल है, दिशात्मक है। अगर विपरीत दिशा में होगा और परिणाम में बराबर होगा तो इसका मान हम शून्य मानते हैं। तो अगर यहाँ समान समूह विपरीत दिशा में हो, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण जिनकी विद्युत ऋणताएं समान होंगी, तो वो जो होंगे क्या होंगे बेटा? अध्रुवीय होंगे। ठीक है। और अगर एक ही दिशा में तो वो ध्रुवीय होंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिया था, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, ये एक सीएल इधर है बेटा, एक सीएल इधर है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने लिख दिया इसको, है ना। तो अब देखो, समान समूह एक ही दिशा में है तो ये क्या होगा? समपक्ष। तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा, मतलब ये पोलर होगा, ध्रुवीय होगा। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं कि समान समूह जो है ये विपरीत दिशा में रखते हैं, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में लगेगा बेटा, इसका इस दिशा में लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? अध्रुवीय होगा, या इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे एरोमेटिक यौगिकों की बात करेंगे, है ना, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस कारण से। ठीक है, देखो बेटा ये है बेंजीन रिंग, इसे अपन बेंजीन वाले बोलते हैं। ठीक है, इसमें अल्टरनेट एकांतर डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए अपन बीच में इसके गोला लगा देते हैं। ये जो प्रथम पोजीशन है, ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। अच्छा, ये वाली पोजीशन होती है ना बेटा, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे सीएल जोड़ दिया तो उसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने दूसरा बना दिया येलो सब, ये मैंने मेटा पोजीशन पे जोड़ा है इस बार इसको, ठीक है, येलो, तो इसको बोलते हैं मेटा क्लोरोबेंजीन। और मैं एक और बना देता हूं आप लोगों के लिए, ये लो जी, एक और बना दिया मैंने यहां पे, इसको बोलते हैं पैरा। तो 3 पोजीशन है, ये ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन। तो इसका अगर अपन द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होता है ऑर्थो पोजीशन का, इसलिए मैं ओ लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे होता है मेटा का, और सबसे कम या 0 होता है पैरा का। ठीक है। अच्छा, पैरा को हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि देखो परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में लगेगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, इसका होता है, अगर हम मेटा की बात करें, देखो दोनों के बीच में 60 का एंगल है ना। आप अगर एंगल निकालोगे तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री का। तो यहाँ पे इसका मान है 2.54 डिवाइड, ये इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। ठीक है। अगर हम मेटा की बात करें तो अब एंगल निकाल लीजिए आप, तो ये एंगल कितने का आएगा बेटा? 120 का आएगा, कोण बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो मेटा का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा 1.48 डिवाइड, ये इसकी द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा, इसका मान 0 है इसमें। अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग के अंदर अगर कोण का मान बढ़ता है ना, कोण का मान बढ़ता है तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटेगा। बस ये थोड़ा सा समझना है। नाइट्रो के केस में कुछ और होता है, उसके बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे संयोजकता युग्म कोश प्रतिकर्षण सिद्धांत की, या संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। समझना भाई, संयोजकता युग्म कोश प्रतिकर्षण
सिद्धांत। संयोजकता युग्म कोश प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसको हम VSPER के नाम से भी जानते हैं, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनसे जो रिपल्शन जनरेट होगा वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक अणु की ज्यामिति फिक्स होती है बेटा, रेखीय, त्रिकोणीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, पंचभुजीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, सबकी फिक्स होती है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम उसके संकरण भी निकालते हैं। लेकिन अगर किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तो वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसकी ज्यामिति को विकृत कर देता है, और उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या संयोजकता युग्म कोश इलेक्ट्रॉनों के कारण जो प्रतिकर्षण जन्य उत्पन्न होता है, जिससे उसकी ज्यामिति विकृत हो जाती है, उसे हम इस नाम से जानते हैं, संयोजकता युग्म कोश प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूं और फिर जो है उसको समझा दूंगा। देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे 3 अणु हैं, एक है मीथेन का अणु, एक है अमोनिया का अणु और एक है जल का अणु। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह कि तीनों में एक ही संकरण है बेटा, इसमें भी sp3 संकरण है, इसमें भी sp3 संकरण है और इसमें भी sp3 संकरण है, लेकिन तीनों के बॉन्ड एंगल जो कोण है वो अलग अलग है। इसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का, इसका बॉन्ड एंगल है लगभग 160 डिग्री का, और इसका बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री का, मतलब 104.5 होता है, तो अपन राउंड फिगर में लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 अणु हैं, तीनों में जब संकरण समान है तो बंद कोण अलग अलग क्यों है, और बंद कोण अलग अलग है तो ज्यामितियां भी अलग अलग ही होंगी। अब वो अलग अलग क्यों होंगी उसी को समझना है, वो समझ में आ जाएगा तो ऐसा लगता है युग्म कोश प्रतिकर्षण सिद्धांत जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, मीथेन की बात करूं मैं तो मीथेन में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन बंधे हुए हैं, और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है बेटा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय है ना, और मैं इस टेट्राहेड्रल को ऐसे ही डिनोट करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पे अमोनिया की बात करूं तो संकरण तो sp3 है, मतलब 4 sp3 संगृत कक्षक है, लेकिन बंद 3 ही बना रहे हैं, मतलब ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा इस बोर्ड के उस पार है। ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन, तो एक क्या बचा, एक बचा लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर ऋणावेश होता है, ये लोन पेयर क्या करता है बेटा, इस लोन पेयर, इस बॉन्ड पेयर को, बंद युग्म को रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षण है ना, ये इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित ये करेगा, तो बंद कोण का मान क्या रहेगा, छोटा हो जाएगा। देखो, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए बॉन्ड पेयर एंगल समान है, इसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा तो ये बंद कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो इसकी ज्यामिति भी तो ऐसी होती है, तो ये विकृत कैसे हुई, बिगड़ी कैसे, इसको बोलते हैं विकृत चतुष्फलकीय या पिरामिडीय ज्यामिति। ठीक है, तो इस लोन पेयर के कारण ज्यामिति बिगड़ गई। चलो जी, मैं जल के अणु की बात कर लेता हूं। केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है और इसमें 2 ही बंध बनेंगे कि दो हाइड्रोजन है, तो 4 sp3 संगृत कक्षक है, ये दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के रूप में रहेंगे। अब क्या होगा बेटा, रिपल्शन ज्यादा होगा इनका, लोन पेयर प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड पेयर को भी तो रिपल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसकी ज्यामिति विकृत या उल्टे वी आकार की कह सकता हूं मैं, है ना, या ज्यामिति क्या है, उल्टे वी आकार की। तो ये सारी घटना क्यों घटी, इस लोन पेयर के कारण। ठीक है, और इसके बंद कोण का मान है 105 और इसका 107, इसकी ज्यामिति है बेटा उल्टे वी आकार की। ठीक है, और ये है पिरामिडीय और ये है समचतुष्फलकीय। ये VSPER वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं बेटा इसको भाषा में। आपको अब क्या है उसको मैं अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक भी आएंगे, अपनी अपनी बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन है बेटा, है ना, वो LP लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, वो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है ना, फिर होता है लोन पेयर और BP बॉन्ड पेयर में। ठीक है, लोन पेयर और BP बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है BP बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में।
ठीक है। बॉन्ड पेयर में सबसे कम और लोन पेयर में प्रतिकर्षण जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी के आधार पर ज्यामितियां जो है विकृत हो जाती हैं। बात समझ आएगी बेटा। ये है हमारा वैलेंस संयोजकता युग्म कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, अब ये सिद्धांत वही यौगिक दर्शाते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जिनके पास लोन पेयर नहीं होंगे वो ये सिद्धांत प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये भी आपको समझना है। ऐसी बहुत सारी ज्यामितियां आएंगी मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको बना के भी बता सकता हूं, समझा भी सकता हूं। चलो जी, अब हम यहां पे बात करेंगे बंध का ध्रुवण, है ना, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, फायंस के नियम, है ना। यहां से एक क्वेश्चन आता है फायंस के नियम से, क्योंकि यहां पे जब किसी भी सहसंयोजक बंध का ध्रुवण होता है तो उसमें आयनिक करैक्टर आ जाते हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत के बाद हमारे पास है बंध का ध्रुवण। ठीक है, या ध्रुवणता किसे कहते हैं? ध्रुवण, ध्रुवणता होती क्या है, या इसका एक और पॉइंट है सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण। ठीक है, तो हम यहां पे हेडिंग डाल रहे हैं बेटा, बंध का ध्रुवण या फायंस के नियम या सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण। ठीक है, ध्रुवण क्या होता है पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखो ये है धन आयन और ये है ऋण आयन। ठीक है, दोनों विपरीत आयन हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये छोटा धन आयन बड़े ऋण आयन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षित कर इसकी जो ज्यामिति है उसको बिगाड़ देता है। देखिए, पहले क्या था, गोलाकार, अब क्या हो गया, अंडाकार हो गया। देख रहे हैं आपको साफ साफ। तो छोटे धनायन द्वारा बड़े ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित कर उसकी आकृति बिगाड़ देना ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, छोटे धनायन द्वारा बड़े ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित कर उसकी आकृति बिगाड़ देना, आकृति विकृत कर देना, क्या कहलाता है बेटा? ध्रुवण कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। अब देखिए, धन आयन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी और उतनी ही प्रबलता से बड़े ऋणायन को अपनी ओर खींचेगा। जब उतनी ही प्रबलता से बड़े ऋणायन को अपनी ओर खींचेगा तो उसका उतना ही ज्यादा ध्रुवण होगा, मतलब उस सह संयोजक यौगिक में उतने ही ज्यादा आयनिक गुण आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? उस सह संयोजक यौगिक में उतने ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, ओके। जैसे आप देखिए, मैं समझाता हूं आपको। एक तो है ये लिथियम का क्लोराइड, एक है लिथियम का आयोडाइड। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, मतलब हेलोजन में, और क्लोरीन का छोटा है, तो इसका ध्रुवण ज्यादा होगा। तो ये है तो आयनिक, लेकिन इसमें मतलब ये है तो कोवलेंट सहसंयोजक, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएंगे? आयनिक कैरेक्टर।
बस में एलिमेंट है। तो बड़े ऋणायन का छोटे धनायन बड़े ऋणायन का छोटे धनायन द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर उसकी आकृति बिगाड़ देना या आकृति को विकृत कर देना ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, और ध्रुवण के आधार पर सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण या आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिर मैं इसको विस्तार पूर्वक आप लोगों से बात करूंगा टॉपिक टू टॉपिक।